हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या लेंसकार्ट सॉल्यूशंस लिमिटेड के शेयर को अभी होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए, और जो लोग अभी बाई करने का सोच रहे हैं क्या उनको भी बाई करना चाहिए या नहीं। इन सब के बारे में डिटेल में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, यानी कि कंपनी करती क्या है। फिर हम लोग इस कंपनी के इंडस्ट्री आउटलुक को देखेंगे, जिससे हमें यह पता चलेगा कि कंपनी जिस सेक्टर में काम कर रही है उस सेक्टर का फ्यूचर ग्रोथ है कि नहीं। फिर हम लोग इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में जानेंगे, जिससे हमें यह आइडिया लगेगा कि कंपनी अपने बिजनेस से रेवेन्यू और प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है कि नहीं। और फिर हम लोग इस कंपनी के फंडामेंटल्स को देखेंगे, जिससे हमें यह पता चलेगा कि क्या इसके शेयर को लंबे समय तक होल्ड करके रख सकते हैं कि नहीं। और फिर लास्ट में इस कंपनी के कुछ स्ट्रेंथ और रिस्क है उसके बारे में डिटेल में समझेंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, इस वीडियो में मैंने इस कंपनी के बारे में एक एक चीज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ, तो वीडियो पूरा देखना। और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो पहले इस कंपनी के बिजनेस को समझते हैं, यानी यह देखते हैं कि कंपनी करती क्या है। तो देखो, यह कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो आई वीआर की फील्ड में काम करती है, मतलब ग्लासेस, सनग्लासेस, कॉन्टैक्ट लेंसेस और उनसे जुड़ी एक्सेसरीज वगैरह बनाती है और बेचती है। यह कंपनी 2008 में शुरू हुई थी, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह टेक्नोलॉजी फोकस्ड कंपनी है, यानी सिर्फ चश्मा बनाने तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि टेक का यूज करके पूरे आईवेयर एक्सपीरियंस को स्मार्ट और इजी बनाती है। अब लेंसकार्ट का मेन मार्केट इंडिया है, और एक रिपोर्ट है रेडसी रिपोर्ट, उसके हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 2025 में लेंसकार्ट ने इंडिया में सबसे ज्यादा प्रेस्क्रिप्शन आई ग्लासेस बेचे हैं। अब अगर हम लेंसकार्ट के बिजनेस मॉडल की बात करें तो यह बेसिकली डायरेक्ट टू कंज्यूम मॉडल पर काम करता है। मतलब सिंपल शब्दों में कहे तो कंपनी अपने प्रोडक्ट सीधे कस्टमर तक पहुंचाती है, बीच में ज्यादा मिडल मैन नहीं होते। इससे ना सिर्फ कास्ट कंट्रोल में रहती है, बल्कि कस्टमर को बेटर क्वालिटी और बेटर प्राइसेस दोनों मिलते हैं। और लेंसकार्ट के पास आईवेयर की काफी वाइड रेंज है, मतलब हर एज ग्रुप और बजट के लिए कुछ न कुछ मिल जाता है। इनके पास अलग अलग ब्रांड्स और सब ब्रांड्स है, जिनमें डिजाइन, स्टाइल और प्राइस के हिसाब से वैरायटी है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में इन्होंने 105 नई कलेक्शन लॉन्च की थी, और इनमें से कई कलेक्शन तो ऐसे थे जो फेमस ब्रांड और सेलिब्रिटीज के साथ कोलैबोरेशन में बने थे, तो ऑब्वियसली लोगों के बीच काफी बज भी बना। और अगर स्टोर की बात करें तो 31 मार्च 2025 तक लेंसकार्ट के पास कुल 2723 स्टोर थे, जिनमें से 2067 इंडिया में और 656 बाहर के देशों में है। इंडिया में ही करीब 1757 स्टोर्स कंपनी ऑन्ड है, और 310 फ्रेंचाइजी बेस्ड हैं। और एक और कूल चीज, लेंसकार्ट ने रिमोट आई टेस्टिंग की सुविधा भी शुरू की है, मतलब आपको हर बार आई चेकअप के लिए दूर नहीं जाना पड़ता। अभी इंडिया में 168 स्टोर्स और कुछ इंटरनेशनल लोकेशंस है, जैसे जापान और थाईलैंड, जहां पे 136 ऑप्टोमेट्रिस्ट इस सर्विसेज को हैंडल करते हैं। तो ओवरऑल कंपनी ने टेक, डिजाइन और एक्सेसिबिलिटी तीनों को बैलेंस करके आईवीआर इंडस्ट्री में एक नया स्टैंडर्ड सेट किया है। अब अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो लेंसकार्ट ने अपना पूरा सेटअप बहुत ही स्मार्ट तरीके से बनाया है। इनकी मेन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बीओडी और गुरुग्राम में है, यहीं से ज्यादातर आईवीआर बनता है। इसके अलावा कंपनी के कुछ रीजनल फैसिलिटीज सिंगापुर और यूएई में भी हैं, जो इंटरनेशनल डिमांड संभालते हैं। अब इस पूरे नेटवर्क का फायदा यह है कि लेंसकार्ट बहुत ही फास्ट डिलीवरी दे पाता है, जैसे इंडिया के करीब 40 सिटीज में यह नेक्स्ट डे डिलीवरी करता है। मतलब आज ऑर्डर किया तो कल आपके पास चश्मा रेडी मिल जाएगा, और बाकी 69 सिटीज में सिर्फ 3 दिन के अंदर डिलीवरी हो जाती है, वह भी स्पेशली सिंगल विजन प्रेस्क्रिप्शन आईवीआर के लिए। तो बेसिकली उनका मैन्युफैक्चरिंग और डिलीवरी सिस्टम इतना स्मूथ है कि कस्टमर को ना वेट करना पड़ता है, ना क्वालिटी को लेकर कंप्रोमाइज करना पड़ता है। सब कुछ फास्ट, रिलायबल और एफिशिएंट तरीके से चलता है। अब हम लोग इस कंपनी के इंडस्ट्री आउटलुक को देखते हैं। तो देखो, पूरे आईवीआर इंडस्ट्री का फ्यूचर काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2025 में इसकी वैल्यू करीब 15,207 बिलियन थी, और एक्सपर्ट के हिसाब से यह मार्केट स्टडी पेस से यानी धीरे धीरे बढ़ते हुए फाइनेंशियल ईयर 2030 तक करीब 18,657 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है, यानी लगभग 4% की सीएजीआर की ग्रोथ। अब मजेदार बात यह है कि इंडिया का आईवीआर मार्केट इससे कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। इंडिया में यह मार्केट अभी फाइनेंशियल ईयर 2025 में करीब 788 बिलियन का है,
लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2030 तक इसके लगभग 1483 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है, मतलब करीब 13% CAGR की जबरदस्त ग्रोथ। और अगर हम प्रोडक्ट कैटेगरीज में जाए तो सबसे बड़ा शेयर आता है प्रिस्क्रिप्शन आई ग्लासेस का, यानी वह चश्मा जो विजन करेक्शन के लिए होते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2025 में यह कैटेगरी ग्लोबल मार्केट में लगभग 70% कंट्रीब्यूट करती है और इंडिया में तो यह नंबर और भी ज़्यादा है, करीब 73%। तो ओवरऑल आई वियर इंडस्ट्री का सबसे बड़ा हिस्सा प्रेस्क्रिप्शन ग्लासेस ही है और आने वाले सालों में यहीं से सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब हम लोग इस कंपनी के रेवेन्यू मिक्स को देखते हैं। रेवेन्यू मिक्स का मतलब होता है कि कंपनी पैसा कहाँ से और किन चीज़ों से कमा रही है, उसका परसेंटेज ब्रेकडाउन। मतलब कंपनी के पास अगर कई तरह के प्रोडक्ट या सर्विसेज हैं तो उनमें से कौन कितना पैसा ला रहा है, वही होता है रेवेन्यू मिक्स। पहले हम लोग इस कंपनी के प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप को देखते हैं। इसका मतलब है कि कंपनी के कौन कौन से प्रोडक्ट या सर्विसेज से कितना रेवेन्यू यानी इनकम आता है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि यह कंपनी अपना पूरा रेवेन्यू आई वियर प्रोडक्ट से जनरेट करती है। अब इसके लोकेशन वाइज ब्रेकअप की बात करें तो इसका मतलब है कि कंपनी की कमाई किस किस जगह यानी किस रीजन, किस स्टेट या किस कंट्री से आती है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि यह कंपनी अपने टोटल रेवेन्यू का 61.1% रेवेन्यू इंडिया से जनरेट करती है, वहीं पर 38.9% रेवेन्यू आउटसाइड ऑफ द इंडिया से जनरेट करती है। यानी कि कंपनी अपना मैक्सिमम रेवेन्यू इंडिया से जनरेट करती है और इसके साथ इंडिया के अलावा और भी देशों से जनरेट करती है। अब अगर हम नंबर्स की बात करें यानी कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो लेंसकार्ट ने पिछले सालों में जबरदस्त ग्रोथ दिखाई है। फाइनेंशियल ईयर 2024 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 2025 के बीच में कंपनी का रेवेन्यू करीब 25% बढ़ गया है। मतलब बिजनेस ने ओवरऑल सेल्स और ऑपरेशंस में काफी अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन जो चीज सबसे इम्प्रेसिव है वह है इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पैट। ये तो लिटरली 3028% तक बढ़ गया है। सोचो यह ग्रोथ कितनी मैसिव है, कितनी बड़ी ग्रोथ है। अब इसके फाइनेंशियल्स को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। इसके एसेट्स यानी वह सब चीजें जो कंपनी के पास है और जो पैसा या वैल्यू जनरेट करके देती है, उसकी वैल्यू 2023 में 9528 करोड़ था, वहीं पर 2025 में 10,471 करोड़ हो गया। तो यहाँ पर इसके एसेट्स में भी ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिल रही है। और इसके टोटल इनकम यानी रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू बेसिकली वह टोटल पैसा होता है जो कंपनी अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज बेच करके कमाती है बिना किसी डिडक्शन के। तो इसका रेवेन्यू 2023 में 3,927 करोड़ था और 2025 में 7,009 करोड़ हो गया। तो यहाँ पर इसके टोटल इनकम में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिला है। और इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी नेट प्रॉफिट 2023 में यह कंपनी 63 करोड़ के लॉस में थी, वहीं पर 2025 में यह कंपनी 297 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट की है। तो यह कंपनी जबरदस्त कमबैक की है। जहां यह कंपनी 2023 में लॉस में थी, वहीं पर 2025 में अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट की है। और इसका EBITDA 2023 में 259 करोड़ था, 2025 में 971 करोड़ हो गया। तो यहाँ पर इसके EBITDA में भी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। वहीं पर इस कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस 2023 में 5,411 करोड़ था और 2025 में 5,795 करोड़ हो गया। तो यहाँ पर इसके रिजर्व एंड सरप्लस में भी डिसेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है। रिजर्व एंड सरप्लस मीन्स होता है कि कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा सेव करके रखती है फ्यूचर के ग्रोथ के लिए, यानी कि फ्यूचर में बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए बचा कर रखती है। वहीं पर इसका टोटल बोरोइंग 2023 में 917 करोड़ था और 2025 में 345 करोड़ हो गया, जो कि एक अच्छी बात है। यानी कि कंपनी 2025 में बहुत कम लोन ली है। तो ओवरऑल इस कंपनी का जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो अच्छा देखने को मिल रहा है। अब हम लोग इस कंपनी के फंडामेंटल्स को देखते हैं। तो इसके मार्केट कैप की बात करें तो इसका मार्केट कैप 9,255 करोड़ का है और इसका स्टॉक पीई रेशियो 35.9 है, जो कि इसके इंडस्ट्री पीई 23.7 से अधिक है। यानी कि यह शेयर अभी ओवर वैल्यूड है या ऐसे बोल सकते हो थोड़ा हाई प्राइस पे मिल रहा है। और इसका ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी 9.80% है, जो कि ठीक है। और इसका ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 13.6% है, जो कि ठीक है, डिसेंट है। अगर किसी भी शेयर का ROE और ROCE 15% या 15% से अधिक है तो उसे अच्छा माना जाता है। और इस कंपनी का EPS यानी अर्निंग पर शेयर 187 रुपये है, जो कि बहुत अच्छा है। और इसके प्रमोटर की होल्डिंग 75% देखने को मिल रही है, जो कि अच्छा है।
और इसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.02 है, जो कि 1 से कम है, यानी कि इस कंपनी के ऊपर ना के बराबर कर्ज है। तो ओवरऑल इस कंपनी का जो फंडामेंटल है वो अभी ठीक देखने को मिल रहा है। अब हम लोग इस कंपनी के कुछ रिस्क हैं उसको समझते हैं। सबसे पहली बड़ी चीज है रॉ मटेरियल्स। फाइनेंशियल ईयर 2025 में इनके रॉ मटेरियल्स की कास्ट लगभग 16,229 मिलियन थी, जो टोटल एक्सपेंस का करीब 24.5% है। मतलब अगर मटेरियल्स के दाम बढ़ गए या सप्लाई में प्रॉब्लम आई तो कॉस्ट भी बढ़ जाएगा और प्रॉफिट कम हो सकता है। अब बात करें सप्लायर्स की, लेंसकार्ट बहुत हद तक चाइना सप्लायर पर डिपेंड करता है। इसका मतलब यह है कि अगर चाइना से सप्लाई में कोई प्रॉब्लम आ गई, टैरिफ बढ़ गया या ट्रेड में इशू हुआ तो डायरेक्टली कंपनी के प्रोडक्शन और डिलीवरी को इफेक्ट पड़ सकता है। और मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक के लिए लेंसकार्ट बहुत हद तक गुरुग्राम इंडस्ट्रियल क्लस्टर पर डिपेंड करता है। इसका मतलब अगर यहाँ कोई डिस्ट्रप्शन आया तो पूरा प्रोडक्शन और डिलीवरी सिस्टम प्रभावित हो सकता है। और तेलंगाना में जो नया ग्रीनफील्ड फैसिलिटी बन रहा है वह लगभग 15,000 मिलियन का है, लेकिन अप्रूवल, कंस्ट्रक्शन या फंडिंग में डिले होने का रिस्क भी है, तो इसे भी क्लोजली मैनेज करना होगा। और सबसे सेंसिटिव बात, अभी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से ऑनगोइंग एफईएम में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अगर इसमें कुछ नेगेटिव फाइंडिंग्स आते हैं तो कंपनी के रेपुटेशन, ऑपरेशंस और फाइनेंस पर असर डाल सकता है। तो बेसिकली लेंसकार्ट का बिजनेस स्ट्रांग है, लेकिन साथ ही कई तरह के रिस्क और एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज है जिन्हें कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना पड़ता है। अब हम लोग यह समझते हैं कि क्या इसके शेयर को अभी होल्ड करे या सेल करे, और जो लोग अभी बाई करने का सोच रहे हैं क्या उनको अभी बाई करना चाहिए या नहीं, इस चीज को समझते हैं। तो देखो, अगर आप इस शेयर में होल्ड करना चाहते हो या सेल करना चाहते हो तो ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप शॉर्ट टर्म प्रॉफिट चाहते हो या फिर लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड करना चाहते हो। अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो सिचुएशन थोड़ी ट्रिकी है। लेंसकार्ट का वैल्यूएशन अभी काफी हाई है और लिस्टिंग के टाइम पे जो डिस्काउंट मिला वह ज्यादा लंबा इम्पैक्ट नहीं देगा। मतलब अगर मार्केट थोड़ा वीक हो गया या कंपनी का ग्रोथ एक्सपेक्टेड जैसा नहीं रहा तो शेयर का प्राइस तेजी से गिरते हुए देखने को मिल सकता है। शॉर्ट टर्म में यह थोड़ा रिस्की मूव है, मतलब अगर आप जल्दी प्रॉफिट बनाना चाहते हो तो थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा। वहीं पर अब अगर हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखें तो पिक्चर थोड़ी डिफरेंट है। लेंसकार्ट का मार्केट पोजीशन स्ट्रांग है, इंडिया में काफी स्टोर्स हैं और रेवेन्यू भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। कंपनी का फोकस इनोवेशन और टेक ड्राइवन कस्टमर एक्सपीरियंसेस पर है और वह एक्सपेंशन प्लान भी एग्रेसिवली परस्यू कर रहे हैं। अगर यह सब प्लान कंसिस्टेंटली एग्जीक्यूट होते रहे तो लॉन्ग टर्म में वैल्यू क्रिएट हो सकती है। बस एक चीज याद रखनी है, हाई वैल्यूएशन का मतलब यह नहीं कि प्रॉफिट ऑटोमेटिकली आएगा। यह जस्टिफाई तब होगा जब प्रॉफिट और मार्जिन्स कंसिस्टेंटली इंप्रूव करेंगे। और देखो, रिटेल इन्वेस्टर को इस शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ा सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए। मतलब सिर्फ हाइप या न्यूज में मत जाओ, फंडामेंटल और मार्केट के ओवरऑल ट्रेंड को समझो। एक सिंपल एग्जांपल ले लो, अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो देखना होगा कि कंपनी का क्वार्टरली अर्निंग कैसा आ रहा है, मतलब हर 3 महीने में कंपनी कितना प्रॉफिट या ग्रोथ दिखा रही है। साथ ही मार्केट शेयर में कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है और कंपटीटर्स क्या कर रहे हैं, यह भी मॉनिटर करना इंपॉर्टेंट है। बेसिकली यह सब चीजें चेक करने से आपको बेटर आइडिया मिलेगा कि लेंसकार्ट के शेयर में इन्वेस्ट करना शॉर्ट टर्म में रिस्की है या लॉन्ग टर्म में वैल्यू क्रिएट कर सकता है। और हाँ, अगर आप बाई करने का सोच रहे हो तो जैसा कि यहाँ पर चार्ट पे देख सकते हो कि यह शेयर अभी 429 रुपए का हाई लगाया है और 356 रुपए का लो लगाया है। एक बार जब इसका शेयर प्राइस 429 रुपए के शेयर प्राइस को ब्रेक करता है विथ हाई वैल्यूम या फिर रीटेस्ट करता है, तब इसका शेयर ऊपर जाते हुए देखने को मिल सकता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि इसका वैल्यूएशन थोड़ा हाई है तो शॉर्ट टर्म में गिरावट देखने को मिल सकता है। एक और भी चीज ध्यान रखना कि जब भी कोई कंपनी पहली बार स्टॉक मार्केट पे लिस्ट होती है तो इसका शेयर प्राइस कुछ दिनों तक बहुत तेजी से ऊपर नीचे होता रहता है, तो इस चीज को भी आप लोग ध्यान रखना। और हाँ, मेरा कोई बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए था। तो बस इतना ही आज की वीडियो में। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले शेयर के साथ।